हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं 2024 एसएसटी 2024 का फर्स्ट सेट का हमने हाफ जो एमसीक्यू था इसका एनालिसिस कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है और ये हमने कर लिया था। आपने देखा हुआ है कि कम टाइम में जितने क्वेश्चन तो दिए थे तो हमने किया ही था। इसके अलावा उसके आगे पीछे का क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है या जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ताकि चीज़ें आपकी होलिस्टिकली रिवाइज हो जाए, हमने कर लिया था। आज हमारा फोकस है कर लीजिए आंसर राइटिंग पे, मतलब सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे आपको लिखना चाहिए या किस क्वेश्चन में आप क्या लिखिएगा, क्या छोड़िएगा, कितना लिखिएगा, उस पर हम बात करेंगे। एंड अगेन हम से ट्रस्ट में एसएसटी इतना आसान मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है। थोड़ा सा लिखने की कला जान जाइए, कीवर्ड्स क्वेश्चन को में पकड़िए और उसके अकॉर्डिंग आंसर कीजिए, डेफिनेटली यू विल गुड स्कोर गुड मार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हमने कहा 2024 सेट पेपर का ये सेकेंड वीडियो है जहाँ हम बात करने जा रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन से, मीन्स हाउ टू राइट गुड आंसर और मीन्स व्हाट टू राइट, व्हाट टू लीव, विल से दिस वीडियो। लेट्स बिगिन। देखिए, सेक्शन बी आपका है 2 मार्कर है और जिसे आपका दिया है जी सेक्शन में कि 40 वर्ड्स आपका वर्ड लिमिट है 2 मार्कर के लिए, 60 वर्ड है 3 मार्कर के लिए और 120 वर्ड है 5 मार्कर के लिए। तो 40 के आसपास हम ट्राई करेंगे कि जो हमारा आंसर है उसको हम खत्म कर सकें। ओके, स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट प्लीज, स्टार्ट। देखिए, एक लिया स्टेटमेंट लिया हुआ है, ठीक है, कि सिल्क रूट, सॉरी दोस्तों जस्ट अ मिनट भाई, The Silk Route was a good example of vibrant pre-modern trade। चलिए कोट पकड़िएगा, pre-modern trade and trade links and cultural links। 2 मार्क का है, हमको 2 वर्ड मिल गया। अब हमारा आंसर जो होगा हम फ्रेम करेंगे इन्हीं 2 वर्ड पे। एक बार हम एक पॉइंट में बात कर लेंगे ट्रेड के बारे में, एक के बात कर लेंगे कल्चरल लिंक, मतलब जैसे बात करते हैं कैसे। चलिए यहाँ पर जब आप आंसर लिखिएगा तो आप लिखिएगा कि भाई ये लाइन जो लाइन लिखा है पूरा उसको लाइन को उतार दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। दिस कैन सॉरी पे की आवश्यकता नहीं है एग्जाम हॉल में, बस फर्स्ट पॉइंट को हो जाएगा प्री मॉडर्न ट्रेड लिंक। इसमें लिख दीजिएगा, आपने पढ़ा होगा भाई कि इंडिया का ट्रेड बहुत पास्ट से चलते आ रहा है नबरिंग कंट्री से, जैसे आपका कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका, अरब का ओमान, अरबिया, इजिप्ट वगैरह से, यहाँ आपका चाइना से, तो इंडोनेशिया से। तो ट्रेड का इसमें आपका गोल्ड से, और हम ट्रेड की बात कर लेना तो जानते हैं वो चाइना है, अब अफ्रीका है, ईरान वगैरह है, इजिप्ट वगैरह है, इधर आपको इंडोनेशिया वगैरह है। तो बहुत पहले से हम ट्रेड करते आ रहे हैं इसमें। तो आप जानते हैं स्पाइसेस में, क्लॉथ्स में, मेटल्स में, गोल्ड में, सॉरी स्टोन्स में, बहुत चीज़ों में। तो ट्रेड का बस अच्छा खासा एग्जाम्पल है। आगे आते हैं, पॉइंट 2 हमारा हो जाएगा कल्चरल लिंक। यहाँ हमारा क्या हो सकता है, आपने पढ़ा होगा बुद्धिज्म। आप जानते हैं बुद्धिज्म की बिगनिंग इंडिया से होती है, बट इसका एक्सपेंशन चाइना, इंडोनेशिया, भूटान, मतलब बहुत जगह हुआ। तो अच्छा बिना मतलब कह लीजिए यहाँ से गए हुए, मान जब तक यहाँ के लोग बाहर नहीं गए होंगे या बाहर के लोग यहाँ नहीं आए होंगे तो सब तो आउट ऑफ इंडिया बुद्धिज्म का एक्सपेंशन संभव नहीं था। आपने पढ़ा होगा अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी, बहुत से बाहर के बच्चे आपके यहाँ पढ़ने आते थे। यानी कि कल्चर है, तो ट्रेड के अलावा कल्चरल लिंक भी क्या प्रोवाइड करता था, सिल्क रूट। यानी कि इस रूट के माध्यम से मतलब हम सिर्फ ट्रेड ही नहीं, जो कल्चर है ये भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया करते थे। 2 पॉइंट आपको मिल गया होगा। होप कि आप इसका आंसर लिख पाने में समर्थवान होंगे। और इस वीडियो के बाद अब जरूर घर पे बैठ के जो बताया जा रहा है इस पॉइंट को लिखिएगा। मान लीजिए कोई यही एग्जाम पेपर है और अब एग्जाम दे रहे हैं, ट्रस्ट में से पढ़ के सुनने का काम नहीं चलेगा, तो चलिए इसको आप अपने कॉपी पे अपने हिसाब से पेन डाउन नहीं कीजिएगा। आगे आते हैं,
जस्ट ए मिनट। और देखिए आप, ये स्टेटमेंट सीधे बुक में दिया हुआ है, वहीं से इसको सीधे रेज किया गया है स्टेटमेंट को। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2, सजेस्ट 2 मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, और यहाँ कर दिया है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, बात करते हैं। ठीक है, हम पहला बात करने जा रहे हैं फॉरेस्ट का। इसको आप कैसे बचा सकते हैं? तो भाई मैं बोलूँगा, अगर कुछ समझ में ना आए, देखिए बोर्ड लिखिएगा डायरेक्ट आपका। जस्ट मिनट भाई लोग। ओके, जैसे आप डिफॉरेस्टेशन को बैन करना चाहिए, और साथ में इसी में जोड़ दीजिएगा एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना चाहिए। और एक पॉइंट हो गया, डील करना है, एक्सप्लेन करना है, तो दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। पॉइंट कर सकते हैं आप कि मतलब जो भी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी या जो लॉ वगैरह बनाए हैं फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए, वो सिंसियरली फॉलोड होने चाहिए। आप थर्ड मतलब इसमें इसके अलावा आप ये पॉइंट बना सकते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज, सॉरी नहीं तो नीचे आएगा, सॉरी देखो। और दो पॉइंट क्या हो गया कि डिफोरेस्टेशन को बैन करें, तो कंट्रोल करें, हम खूब से खूब पेड़ लगाएं, और गवर्नमेंट के जो पॉलिसी वगैरह बनाए गए हैं, ऐसे हम कहते हैं, कह लीजिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ऐसा कुछ है, देख लीजिएगा इसको। तो मतलब उस चीज़ों को मतलब रियली में जैसे तब पेपर पे ना रह जाए कि हाँ ये एक्ट बन गया है और फॉलो नहीं हो रहा है, जो एक्ट बने हैं फॉलो होने चाहिए। और कुछ भी बात, जहाँ बात हो, कुछ चीज़ को आ जाए बचाने का, एक पॉइंट आपको दे रहा हूँ, इस पॉइंट को आप कहीं यूज कर सकते हैं आपकी मतलब पीपल को वी शुड मेक देम अवेयर, यानी कि अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि भाई बचाने से क्या है, क्या होगा, और नहीं बचाएंगे तो हमको क्या नुकसान होगा। तो पीपुल में, लोगों में, कम्युनिटीज में अवेयरनेस लाना चाहिए, फैलाना चाहिए कि बचाने से कैसे हमारा भी, हम उसको बचा रहे हैं, शॉर्ट। तो 3 पॉइंट है, तो अवेयरनेस वाला पॉइंट आप कहीं भी चिपका सकते हैं, जहाँ भी जाए कुछ बचाने के लिए तो काम कर जाएगा। आप कैसे यहाँ जाइए, सेम चीज़ को बचाना है, वाइल्ड लाइफ को, सब चीज़ देखिए ना भाई आप, कि अवेयरनेस अमंग पीपल तक कि भाई बचाने से, जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा फूड चेन के बारे में, देखिए साइंस में पढ़ा ना, इसके यहाँ पर कि फूड चेन, फूड वेब जब भी हो तो बचाने के लिए वो स्ट्रिक्ट काम कर सके, हमको इनको बचाने की आवश्यकता है। ठीक है, और सेम चीज़ कोई पूछा है तो गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाए हुए हैं कि इससे इनका ट्रेड हो रहा है, मतलब बैन है, दिस दैट लिख सकते हैं। अगली जगह प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बने हुए हैं, और लगता है कि और आवश्यकता है तो हमें और बनाने चाहिए। यहाँ भी आपका जन पॉइंट आपको मिल गया। ठीक है, थोड़ा सा सोचिएगा, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जस्ट ए मिनट। चलिए, अब है कि पावर शेयरिंग क्यों आवश्यक है, इसकी आवश्यकता क्या है, वो पहला बात याद रखिएगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि मतलब स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी है गवर्नेंस में, और मतलब पॉलिटिकल जो ऑर्डर है वो मेंटेन रह सके। आप ये कर सकते हैं। आप जानते हैं इससे सोशल कॉन्फ्लिक्ट, एक विवाद, कॉन्फ्लिक्ट आपका घट जाता है, वायलेंस घट जाता है। तो इन चीज़ों के लिए मतलब दूसरी बात से हम जोड़ सकते हैं कि इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में एक ग्रुप के पास पावर आने से श्रीलंका जैसे हालात बन सकते हैं। तो उन हालात को कंट्रोल करने के लिए, वैसे हालात न बन पे, हमको पावर शेयर करना चाहिए। यहाँ पर आप आंसर लिख रहे हैं तो आप कोट कर सकते हैं कि पावर शेयर नहीं किया गया तो लंका में क्या हाल हो गया, और पावर शेयर करके बेल्जियम कितना पीसफुल रह पाया। तो आपको कुछ नहीं पता है, आपको जो और आपको जो कहानी याद आ रहा है कि बेल्जियम श्रीलंका वाला, इसको भी कोट करते हुए एक पॉइंट में कोट कर दीजिए अबाउट श्रीलंका के बारे में भाई, कि पावर शेयर नहीं हुआ तो क्या से क्या दुर्दशा हो गया। एक पॉइंट कोट कर दीजिए बेल्जियम का कि पावर शेयर हुआ तो कर लीजिए तब डिफरेंट ग्रुप्स में तो शांतिपूर्ण वो लोग जी पाए। तो ये है कि पावर शेयरिंग की आवश्यकता है, ये हो गया।
और लास्ट में आप एक वर्ड जोड़ सकते हैं ये आंसर के लास्ट में कि पावर शेयरिंग तो भाई आत्मा है डेमोक्रेसी का, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। कुछ अच्छा कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई बोल सकते हैं तो जिस कंट्री की मतलब जो यूनिटी है उसके लिए पावर शेयरिंग जरूरी है। बाकी इसमें लिखने के लिए आपको बुक की आवश्यकता नहीं है, बस सोचिएगा यूनिटी के लिए, शांति के लिए, विवाद वगैरह ना हो, मतलब सबको मान लीजिए कि पावर में गवर्नेंस में इक्वल शेयर मिले, तो अल्पसंख्यक है जो माइनॉरिटी हैं उनके लिए मतलब मैंने कि मतलब बातों को सुना जाए, समझा जाए, वह बहुत आपको पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। डिफ्रेंशिएट करना है आपको बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। आप बताइए इससे आसान आपको क्या चाहिए, हाँ बताइए। पब्लिक प्राइवेट, गाना सुना होगा, ये पब्लिक है भाई सब जानती है ये पब्लिक है, बिल्कुल ठीक है पब्लिक। अब जानते हैं कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, कंट्रोल होता है कल ये हैंड्स ऑफ प्राइवेट पीपल। अब जानते हैं मेन मोटिव क्या होता है जी, वेलफेयर, मतलब लोगों का कह लीजिए हित में काम करना होता है, यहाँ होता है प्रॉफिट। हो गया, बात करते हैं एग्जाम्पल का, देखिएगा रेलवे है, पोस्ट ऑफिस वगैरह है, गवर्नमेंट में आता है, प्राइवेट में ही तो देखिए कौन सा भाई रिलायंस वगैरह है, मारुति है, सॉरी मारुति है, आपका वो टाटा वगैरह है, बहुत कंपनी आपने देखा होगा। ठीक है, ये आपका आसान क्वेश्चन था ये। नाउ जस्ट कम टू सेक्शन सी 3 मार्कर वर्ड लिमिट 60 वर्ड। ओके लेट्स स्टार्ट। चलिए देखिए, अरे कि भाई आपको डिस्क्राइब करना, देखो भाई डिस्क्राइब करना है 3 कॉज को, लिखिए किया 3 कॉज को फॉर एनसीएम, दूसरा लिखा हुआ है सीडीएम के बारे में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड दीजिएगा कि एनसीएम बिगिन होता है 1920 के आसपास, 20 में कर दीजिए आप। ठीक है, 20 के एंड में कर सकते हैं आप, ये तो बैकग्राउंड हो गया। ठीक है, कि भाई एनसीएम का शुरुआत कब होता है। खैर बात पूछा है 3 पॉइंट, कौन कौन से फैक्टर थे जिसने मैं इस मतलब जिसके चलते आपका एनसीएम शुरू हुआ। पहला बात कहते हैं रॉलेट एक्ट 1919 का। देखिए इसमें कि भाई इसमें पुलिस वाज मेड वेरी मच पावरफुल कि भाई मतलब वो मतलब बिना सर्च वारंट के जाके किसी के घर में सर्च कर सकता था, मतलब ग्रुपिंग बैन कर दिया गया था, जिस चैट ले सकते हैं ये चुनता था। निकल लीजिए लोगों का फ्रीडम छीन लिया गया था, इसके लिए रख लीजिए इन फेमस जालिया वाला बाग मैसेक्रे 1919, मतलब कर लीजिए मतलब आप कर लीजिए ब्रूटलिटी के हद था ये इंसिडेंट। इतने तो कर लीजिए पूरे इंडियन से मतलब पूरा गुस्सा भर दिया था। आप थर्ड पॉइंट कह सकते हैं खिलाफत। याद रखिएगा शौकत अली, मोहम्मद अली, ठीक है, गांधी से मतलब मिल के थे कि भाई मतलब मुस्लिम्स और हिंदू को जोड़ के एक बड़े स्केल पे यूनिटी को लेके मूवमेंट लॉन्च किया गया। तो तो खिलाफत का इशू, जलियांवाला बाग मैसेक्रे और रॉलेट एक्ट, 3 पॉइंट को आपको कुछ आपको यही पता है इसके बारे में, आप बस सिर्फ नाम मत लिखिएगा, इसके बारे में 2-2 लाइन चिपका दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अब जानते हैं मतलब कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। 1 मिनट रुक जाइए। ओके जानते हैं सीडीएम, ठीक है सीडीएम जानते हैं 1930 में बिगिनिंग हुई थी। तो ये थोड़ा सा इंट्रो जरूर दीजिएगा कि हमारे मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, कुछ नहीं पता है किसने स्टार्ट किया था, बताएगा आपको बापू हमारे। ठीक है, चलिए हाँ तो इसका पॉइंट बात करता हूँ कि आखिर सीडीएम के शुरू होने के पीछे का कारण क्या था। पहला कीजिएगा याद है साइमन कमीशन, ऑल वाइट कमीशन, ठीक है, इससे इंडियंस नाराज थे। दूसरा कर लीजिए वाला पॉइंट। पॉइंट 2 लाहौर सेशन, याद रखना मेरे भाई लोग, हो सकता है कब हुआ था 29 में, कौन इसका प्रेसिडेंट बना था, वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। डिमांड था पूर्ण स्वराज लेके रहेंगे। ठीक है, एक ये हमारा मुद्दा हो गया था। अब थर्ड कह लीजिए, अब जानते हैं गांधी जी ने इरविन को चिट्ठी लिखा था, भाई मेरे कुछ डिमांड है, डिमांड्स को मान लो वरना
हम रोड पे चले जाएंगे, तुम परेशान हो जाओगे। तो 3 चीज़, अपॉइंटमेंट ऑफ 7 कमीशन, इसमें एक भी इंडियन नहीं थे, लोगों में गुस्सा था। दूसरा, ये हो चुका था, भाई बहुत हो गया, आपको याद होना है, पूर्ण स्वराज, ये कर लीजिए, मुद्दा कर लीजिए। और थर्ड, गांधी के डिमांड को इरविन ने नहीं माना था, इसी के एवज में गांधी ने शुरू किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसके अलावा अगर पास और कोई पॉइंट हो तो भी आप मतलब लिख सकते हैं। चलिए, जैसे आप कह सकते हैं भाई सॉल्ट लॉ था, जानते हैं सॉल्ट लॉ के बारे में कि भाई इंडिया में सॉल्ट बनाने का अधिकार बस किसके पास था, तो ब्रिटिशर्स। और सॉल्ट टैक्स बहुत महंगा थे, आम आदमी परेशान था, इसके लिए भी था कि मतलब भाई इसका सोल्यूशन निकाला जाए। तो अब आपका रिजल्ट क्या था, CDM। ठीक है, एजुकेशन था। आगे बढ़ते हैं, तो आगे जस्ट मिनट, हम आते हैं कॉलेज वाला क्वेश्चन पे। देखिए क्या लिखा है आपका ये कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर कंसिडर्ड बैकबोन, रीढ़ की हड्डी भाई, बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बात करते हैं कि भाई कैसे वो बैकबोन का काम करता है। चलिए देखिए, पहला बात देखिएगा, इंडस्ट्रीज के होने से कह लीजिए हमको पहला बात बेनिफिट मिलता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। कैसे, मान लीजिए फर्टिलाइजर वगैरह हैं, ठीक है, HIV सीड वगैरह हैं, ये कहाँ बनते हैं, इंडस्ट्री में बनते हैं। तो कह लीजिए कहते हैं मशीनरी का, जो मशीन से वगैरह बनते हैं, इंडस्ट्री में बनते हैं। और जितना इनका ग्रोथ होगा, जानते हैं आपका जो फार्म प्रोड्यूस है उसका ग्रोथ होगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोग मान लीजिए लोग को जॉब वगैरह मिलेगा, तब आपका जो फार्मिंग है वो लगेगा मॉडर्न होने। जितना आप मशीन्स का इस्तेमाल कीजिएगा, आप मॉडर्न होइएगा, इनकम बढ़ेगा, पैदावार बढ़ेगा। तो पहला कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से फ़ायदा ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर आपका अच्छा हो जाएगा। आप पॉइंट टू कर सकते हैं भाई, जानते हैं भाई इंडस्ट्री में बहुत लोग को जॉब मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। मतलब तो एक मतलब ये भी कह सकते हैं कि इससे भी हमारा डेवलपमेंट होता है। अब थर्ड कह सकते हैं, पढ़ा होगा हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है वो ओवर बर्डनड है। तो जो एक्स्ट्रा लोग एग्रीकल्चर में पड़े हुए हैं, जो बेकार पड़े हुए हैं, एक वर्ड पढ़ा होगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, उसको भी ठीक करके मान लीजिए फैक्ट्री वैक्ट्री खुलेगी, वो लोग हट के आके आपका इंडस्ट्री में काम करेंगे तो रियली में लोग को जॉब वगैरह मिलेगा। तो यू कैन से कि जॉब वगैरह दिलवाने में इंडस्ट्री का हेल्प होता है। सलाह कह लीजिए बहुत से गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भेजते हैं, जो भी आपके गुड्स बाहर जाएंगे का मैनुफैक्चर गुड्स, उससे आपका पैसा वैसा इंडिया में आता है। ये कह लीजिए इस तरीके से मतलब आपका इंडस्ट्रीज हेल्प करते हैं। और उसको समराइज किया जाए तो आप इसको कह सकते हैं मेरे हिसाब से, आप पहला कह सकते हैं इसको कि भाई कैसे हेल्प करता है। पहला कह लीजिए एग्रीकल्चर को हेल्प करता है मॉडर्नाइजेशन में कैसे, मशीनरी टूल्स देके इससे लोग को फायदा हो जाता है। दूसरा कह लीजिए यह खुद आपका बहुत सारी जॉब देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है इनको भाई, तो जो लोग एक्स्ट्रा पढ़े हुए हैं कल्चर में वो यहाँ चले आते हैं। अब थर्ड कह लीजिए गुड्स बना के अब इसे एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं, इससे जब देश को इनकम होता है। ऑल दिस थिंग्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई कि पॉलिटिकल पार्टीज का डेमोक्रेसी में रोल क्या है, मत पूछिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो भाई अब क्या ही कहा जाए। पॉलिटिकल पार्टीज का डेमोक्रेसी में बहुत सा रोल होता है। आप पहला कह लीजिए, एक हम कहते हैं एक कहते हैं रूलिंग पार्टी। अब जानते हैं रूलिंग पार्टी, देखिए वर्ड क्या लिखा है, पॉलिटिकल पार्टी, तो पार्टी है ना, रूलिंग पार्टी। अब जानते हैं गवर्नमेंट काम क्या होता है, गवर्नमेंट फॉर्म करना, कंट्री को रन करना। अपोजिशन पार्टी, अब जानते हैं मतलब कह लीजिए गवर्नमेंट ठीक ठाक काम कर सके, मतलब तो एक्सेस मतलब मिसयूज ना करे अपने पावर का, उसको कौन चेक करता है, कौन बैलेंस करता है, तो आप कह सकते हैं उसको अपोजिशन पार्टी बैलेंस करती है। इसके अलावा आप कह सकते हैं आप मतलब कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, प्रोग्राम क्या है, लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। और जब से बहुत सा आपका वेलफेयर से करिए, आपका वेलफेयर इसकी वजह से मनरेगा वरेगा हो गया, चाहे लोग को फ्री में गवर्नमेंट अनाज बांटती है, पीडीएस वगैरह हो गया, तो तब बहुत कुछ गवर्नमेंट लोगों पुअर के लिए करती है, तो सबके लिए भी पार्टियाँ चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसका तो 5-6 पॉइंट दिया हुआ है, कब से काम चल जाएगा, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। ठीक है कि क्रेडिट एसेंशियल क्यों है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, आपको एक्सप्लेन करना है विथ एग्जांपल्स। देखिए यहाँ कह रहा है क्रेडिट एसेंशियल क्यों है फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए तीन चीज, पहला कर लीजिएगा ये प्राइमरी सेक्टर में, फार्मिंग सेक्टर में मान लीजिए लोगों को फार्मर्स को लोन मिल जाए तो उनका बहुत सारा काम तो जो है इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं, कर लीजिए गाँव देहात में सरकार लोग से, उनका पैसा बचेगा प्लस बहुत कुछ काम कर सकते हो। तो प्राइमरी में हो गया। सेकेंडरी में आइए आप छोटा मोटा फैक्ट्री खड़ा करके लोग को जॉब, आपका लोग को जॉब दे सकते हैं, ये कर सकते हैं आप। देखो कहाँ गया भाई, आपका सेकेंडरी हो गया। आप टर्सरी में आइए, मान लीजिए आपका सिर्फ स्कूल है, कोचिंग है और कोई काम है जो भी खोल के आप लोगों को जॉब और दे सकते हैं। यानी कि इसमें आप अपने लाइफ से भी आसपास देख के भी कि क्रेडिट लोन कैसे फायदेमंद होता है। अच्छा आप कोट कर सकते हैं, बिहार में एक मिलता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बच्चों को लोन मिलता है पढ़ने के लिए। एक मिलता है कह लीजिए किसान क्रेडिट कार्ड, इसे आप वर्ड्स बुक में यूज कर सकते हैं, अपने एग्जाम हॉल में। ऐसे जीविका वर्ड पढ़ा होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप गवर्नमेंट पैसा देते हैं कि बहुत तरह का लोन मिलता है लोगों को भी ताकि अपना लाइफ चला सके। नहीं तो देखिए इस सिस्टम जीविका ने कितने महिलाओं की लाइफ को बेटर किया है, जो अच्छा कर रही हैं, मतलब अपना बिजनेस कर रही हैं। तो बहुत से एग्जाम्पल हैं आपके पास लाइफ अपने पढ़ लाइफ में देने के लिए कि क्रेडिट कितना फायदेमंद होता है ग्रोथ के लिए। अब ठीक है, जस्ट मिनट, आगे आते हैं। और ये सस्टेनेबिलिटी का इशू बहुत इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, बिल्कुल। और देखिए इस टॉपिक को तो तुम चबा जाइएगा आप लोग, हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन होपफुली आता है, आ ही जाता है। ठीक है, तो इस पर ऑलरेडी एडवांस में प्रिपेयर सम नोट्स कि जब भी इससे क्वेश्चन है तब से इजली एग्जाम हॉल में अब सोचे नहीं, आपका पेन दौड़ के यहाँ मुझे पता है इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखते हैं कि इसमें हमारा आंसर क्या हो सकता है। पर अब देखिएगा कि सस्टेनेबल होता क्या है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको चाहते पूरे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम 3 पॉइंट बना लेंगे कि भाई क्यों जरूरी है। तो पहला कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, कारण क्या है, पॉल्यूशन का होना। तो पॉल्यूशन को कम करने के लिए, अच्छा ये बढ़ते जाएगा तो फिर पढ़ागा भाई हमारा अर्थ तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले लाइफ हमारे लिए, तो इसको रोकने के लिए पॉल्यूशन कम करना पड़ेगा, ये तभी हो पाएगा जब डेवलपमेंट बेस्ड हो इस चीज़ पे, सस्टेनेबिलिटी पे। दोबारा देख लीजिए, हम जानते हैं बहुत से मिनरल्स हैं, रिसोर्सेस हैं विच आर नॉन रिन्यूएबल, मतलब एक बार वो ख़त्म हो गए हैं तो बात ख़त्म हो गया, उनको बनने में बहुत टाइम लगेगा। यानी कि जी हम जिस पेस से आज हम ग्रो कर पा रहे हैं, इनके एब्सेंस में हमारा ग्रोथ का पेस कम हो सकता है, कम हो जाएगा। अब थर्ड कह लीजिए, हमको यूज करना चाहिए रिन्यूएबल सोर्सेस, ताकि इन चीज़ों का लास्टिंग बढ़ जाए, हमारा काम चल सके, जो फ्यूचर के लोग जो भविष्य की पीढ़ी आएगी आपका काम चल सके। तो ये 3 पॉइंट करके, इसके अलावा आपके मन में आप कर सकते हो बट ग्राउंड वाटर रिसोर्स, आप जानते हैं पानी का क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, वर्षा कम हो गया है, वाटर का लेवल घटते जा रहा है। तो बहुत से पॉपुलेशन है जो आज कह लीजिए पानी के एब्सेंस में, कह लीजिए गर्मियों के मौसम में वो जीना पड़ता है, लाइफ तब बदतर होती जा रही है। ठीक है, ये सब चीज़ मतलब आप जोड़ सकते हैं कि बहुत हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं भाई डेवलपमेंट के नाम पे, अल्टीमेटली सभी को लॉस हो रहा है। अरे तो बहुत कुछ मेरे पास कहने को है इस टॉपिक पे, और इस टॉपिक को आप ढंग से तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में से क्वेश्चन सतत पूछ रहा है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ चैप्टर 5 मार्कर्स। ओके, चलिए ओके 5 मार्कर्स, वर्ड लिमिट 120 वर्ड्स। चलिए बात करते हैं। देखिए लिबरलिज्म का जो आइडियोलॉजी था उसने यूरोप को कैसे अफेक्ट किया इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। क्या करना चाह रहा है, यूके का
फॉर्मेशन कैसे हुआ बताइए। ठीक है, बात करते हैं हम लोग कि यूके का जो लॉन्ग स्टोरी है फॉर्मेशन का वो कैसे हुआ। चलो हम पहला देखते हैं कि लिबरलिज्म ने कैसे अफेक्ट किया यूरोप को। तो पहला बात ये है कि आप डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज लिबरलिज्म या व्हाट वाज लिबरलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा अब बात करते हैं इसने कैसे अफेक्ट किया अर्ली यूरोप को 19वीं सदी में। चलिए पर देखिएगा, एक हम कहते हैं यूनिटी का फीलिंग फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ यूरोप में ड्यू टू कह लीजिए लिबरलिज्म। इसके अलावा आप कह सकते हैं इसका मतलब क्या था, पढ़ागा भाई कि अगर हम फ्रांस की बात कर लें, एक किंग को हटाओ, मोनार्की को हटाओ, ठीक है, जो ऑटोक्रेसी है, जो अरिस्टोक्रेसी है उसको हटाओ, जो प्रिविलेज मिलता है उसको हटाओ। सिंपली बात था कि ब्रिंग इक्वालिटी। चलिए अगर हम पॉलिटिक्स की बात कर ले, जानते हैं मतलब था तो वो गवर्नमेंट हो जो बाई कंसेंट हो, जो लोगों के सहमति से सहयोग से बने। पॉलिटिकल सपोर्ट कबोर्ड वो को दिया हुआ है। चलिए बात इकोनॉमिकली यहाँ पर था, मतलब भाई से कर लीजिए कि जो टैक्सेशन वाला लगता है, कुछ बहुत लोग टैक्स जो कह जाते, जो क्लर्जी, जो नोमिलिटी था, क्लर्जी था, वो टैक्स पेयर नहीं थे। टैक्स पेयर कौन थे? थर्ड स्टेट। तो भाई ऐसा ना हो, इकोनॉमिकली भी इक्वालिटी है, हर कोई टैक्स पे करे, उसके पास जितना, जिसके पास जितना ज़्यादा वेल्थ है, इनकम है, उतना वो अच्छा टैक्स पे करेगा। एटलीस्ट हर कोई टैक्स पे करे, यहाँ बात हो रहा था। इसके अलावा पढ़ा था मतलब भाई कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से गवर्नमेंट बनाया जाए और गवर्नमेंट मतलब रन करे और जिसको रन करें। इसके अलावा आपने पढ़ा था, दिया था हम लोग का कि भाई सब प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब कि जो एक मिनट आई थिंक लगता नहीं पढ़ रहा है तो इक्वालिटी, इलेक्शन, गवर्नमेंट और कॉलेज मतलब वो की थी मतलब टैक्सेशन, प्रिविलेज, सब कुछ वर्ड्स आपको याद है तो इस पर अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। जैसे बताऊंगा आपको शॉर्टकट में, जैसे भाई देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट हो जाएगा पॉलिटिकली, आप आपका कह सकते हैं यहाँ था मतलब भाई हम बात करते हैं पॉलिटिकली, बात करते हैं यहाँ पर था आपका जो गवर्नमेंट बने वो सिंपली अबाउट लाइक डेमोक्रेसी टाइप का भाई कंसेंट। ठीक है, चलिए इकोनॉमिकली हम बात कर लेंगे, बात करेंगे टैक्सेशन का और प्रिविलेज को ख़त्म करने का। हम थर्ड चले जाएंगे भाई समाज में वही इक्वालिटी हो और कॉलेज प्रिविलेज बाय बर्थ खत्म किया जाए। आपको देखा था आपने कि कर लीजिए तो कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट, हाँ नेशन स्टेट का भी जो कंसेप्ट था वो फर्स्ट टाइम डेवलप हो रहा था यूरोप में। कह लीजिए आप पाँचवा पॉइंट आप कह सकते हैं, सब याद है वो मतलब कि जो मतलब वो जैसे कि क्या कहा जाए यहाँ पे हमारा मतलब आप पाँचवा पॉइंट कह सकते हैं कि इसको जिसका एक आप कह सकते हैं डिमेरिट भी था, बात कीजिएगा वो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात नहीं कर रहा था लिबरलिज्म। ठीक है, राइट टू वोट हो बट नॉट टू एवरीवन, स्पेशली नॉट टू वीमेन। ये चार पॉइंट आप दिखा सकते हो कि अच्छा पॉइंट था। आज जो अगर निगेटिव बात तो दिखाना चाहिए था कि जब जो आंसर होगा इट विल बी बैलेंस्ड, भाई इस बुक में दोनों दिया हुआ है, अच्छाई भी आज के हिसाब से अच्छाई बुराई तो आपने दोनों अटेम्प्ट किया है, लिखा है। ठीक है, 5 पॉइंट हो गए हमारे। ठीक है, देखो सब कुछ जस्ट की वर्ड से भाई कि मतलब है पॉलिटिकल ये था, इकोनॉमिकल ये था, इक्वालिटी था, स्टेट था, तब सफरेज नहीं था, तो हर काम चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आप कह रहा है कि मतलब क्या कर रहा है हमारा, हाँ यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन कैसे बना। ठीक है, बात करते हैं हम लोग। चलिए तो आप पहले लिखिएगा भाई जो यूके था ना, जो ब्रिटेन था, इंग्लैंड था आपका, वो किसी एक ग्रुप का मतलब नहीं था, उसमें बहुत से इथनिक ग्रुप थे। ठीक है, वेल्स थे, इंग्लिश थे, स्कॉट्स थे,
आयरिश थे, यानी कि 4-5 तरह के कम्युनिटीज मिल के रह रहे थे जब बाद में हमका यूके बना। तो पहला वर्ड हमारा ये हो गया कि वहाँ से और यहाँ से बिगिनिंग होती है, ठीक है। फिर से आपको क्लियर याद है तो अच्छी बात है। 16 जानते हैं आप 1688 में ये क्या हुआ था हमारे पास, याद है हम, मतलब कि इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्क से पावर सीज कर लिया था, यानी कि कह लीजिए मोनार्क के पावर को कम करते हुए सारा पावर चला गया था पार्लियामेंट के पास। ये मत भूलिएगा 1907 में यूनियन जैक जो वहाँ का नेशनल फ्लैग है वो मतलब बनाया गया, और कह लीजिए कि मतलब जस्ट मिनट, सॉरी 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 कुछ जरूरत है। देखिए आप कह सकते हैं कि 1707 में एक्ट ऑफ क्या बनाया गया, यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। और यहाँ पे कहते हैं जैसे स्कॉटलैंड पार्ट बना इंग्लैंड का, इसे कहा गया आपका कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का हमारा फॉर्म हो गया, ठीक है। और कर दिया मतलब अब हर जगह स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड में, हर जगह आपका जो स्कॉटलैंड है, आपका जो आयरलैंड है, ये कह लीजिए आपका हर जगह आपका कब्जा लगा बढ़ने इंग्लैंड का, ठीक है। आपका जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थे वो देखिए भले यहाँ पे इथनिकली बहुत तरह के लोग थे, बट आपका पार्लियामेंट में जो मैक्सिमम लोग बैठते थे वो थे इंग्लिश, ठीक है। इससे अलग कर लीजिए मतलब कि मतलब बट हाँ जब ये काम होना, ये काम होने में बहुत लंबा समय लगा। तो ये लॉन्ग हिस्ट्री का रिजल्ट है कि कैसे कैसे मतलब जो ब्रिटेन था, यूके और ब्रिटेन, उसका हमारा फॉर्मेशन हो पाया। इसके अलावा आपको कोई और पॉइंट मन में याद पड़ रहा हो उसको जब एग्जाम में लिख सकते हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट, चलिए ठीक है। तो लिखा है कि भाई एनर्जी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट के लिए, बिल्कुल। आप जानते हैं आपको कोई काम करना हो, एनी वर्क, एनी वर्क के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पढ़ा होगा, कहते हैं आप कि आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, आपको जाना है सर्विस सेक्टर में जाना है, आपको फार्मिंग में जाना है, आपको हर जगह काम पड़ेगा इंडस्ट्री इसमें एनर्जी का। ऐसे होता है ना, मान लीजिए आपको तो मोटर मशीनरी है यूज करते हैं, कर लीजिए कल्चर वगैरह में आपको पावर चाहिए, ठीक है। तो कर लीजिए मतलब कि एक मिनट, वो देखे कि एनर्जी बेसिक रिक्वायरमेंट कैसे है, ठीक है। यानी कि कोई भी काम मैन्युफैक्चरिंग सर्विस पॉइंट है, तो एक पॉइंट लीजिए किसी भी काम के लिए एनर्जी चाहिए। आप पॉइंट टू कर लीजिए भाई, मान लीजिए फार्मिंग में कैसे काम पड़ता है, आपका इरीगेशन हो रहा है, मशीनरी हो रहा है, वहाँ काम पड़ेगा आपका। मैन्युफैक्चरिंग में ऐसे काम पड़ता है, टर्शियरी में ये काम पड़ता है। तो जैसे बांटते हुए मतलब कह लीजिए कि एनर्जी का यूज कितना इम्पोर्टेंट है आप दिखाते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं। एक कन्वेंशनल कैसे डिफरेंट है आपका नॉन कन्वेंशनल से, सिंपली आपको डिफरेंशिएट कर देना है। डिफाइन लीजिए, एग्जांपल दीजिए, है ना। मान लीजिए पहला डिफाइन, फिर एग्जांपल बताइए, मतलब क्या उससे लॉस है, क्या हमको बेनिफिट है, ठीक है। ये कहता है मतलब यू कैन मेक सम 4 or 5 points and you can explain it। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे हमारा देखिए रहा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे बेटर है बाकी वैसे, इसके बारे में अब जानते हैं भाई। इक्वालिटी, डिग्निटी, डिसीजन का क्वालिटी कह लीजिए आप, अपनी गलतियों को, मिस्टेक्स को आप ठीक कर सकते हैं, अकाउंटेबल है, लेजिटिमेट है, डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करती है, ट्रांसपेरेंट है। आपने पढ़ा होगा आरटीआई के बारे में, नहीं यहाँ तो बहुत से पॉइंट है, इन सभी पॉइंट्स को हल्का हल्का आप एक्सप्लेन करते हैं अपने वर्ड्स में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि डेमोक्रेसी से
कर रहे हैं आपका डेमोक्रेसी ना से पीसफुल और हारमोनियस लाइफ लोगों के बीच में कैसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पहला क्या कर सकते हैं आप कि भाई पहला बात डेमोक्रेसी से आपका कहते हैं एकोमोडेशन होता है। एकोमोडेशन कर लीजिए, आपको डेमोक्रेसी से आपको जगह मिलता है। कर लीजिए डाइवर्सिटी का मतलब जो विभिन्नता है ना, भाई मतलब मान लीजिए जाति के नाम पे धर्म है, भाषा है, क्या क्या क्या, डेमोक्रेसी से हर आदमी को मतलब जगह मिलता है कि वो आके रह सकता है, जो भी आपका मतलब बात है कह सकता है। दूसरा कह सकते हैं आप कि भाई यहाँ पे मतलब कि जो जो कहा जाए हमारा कि जैसे मतलब जो आपका डिफरेंसेस है, जो डिफरेंसेस है, जो आपका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उससे डील करने का एक अच्छा मैकेनिज्म आपको मिलता है डेमोक्रेसी में। अब थर्ड कह लीजिए, यह बात करते हैं मेजोरिटी का, मेजोरिटी का, ठीक है, कि तो मेजोरिटी जो चाहती है वही होता है। तो कह लीजिए, सिंपली कह लीजिए आप रूल ऑफ मेजोरिटी यहाँ पे फॉलो किया जाता है। ठीक है, आप फिर कह सकते हैं आप लोगों के बीच में इक्वालिटी की बात की जाती है। इक्वालिटी भी तो लोगों के बीच प्रमोट करता है ये। फिर कहना चाह रहा है कि फ्रीडम हो, ठीक है, डिग्निटी हो, मतलब ये भी फ्रीडम, डिग्निटी और से प्रमोट करता है। तो आपके माइनॉरिटी हैं, जब माइनॉरिटीज हैं जिनको प्रोटेक्शन भी मिलता है। और ये बहुत तरीके से जो डेमोक्रेसी है वो मतलब इन चीज़ों को प्रमोट करता है, जिससे आपका लोकल लाइफ पीसफुल और हारमोनियस हो सके। देखिए कह रहे हैं जो ग्लोबलाइजेशन है क्या, इंटीग्रेशन है, इंटरकनेक्शन है दूसरों के बीच। इसको बताइए एग्जाम्पल के हेल्प से। चलिए बात करते हैं, ठीक है। देखिए सिंपली हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, तो इसके बारे में हम क्या आंसर कर सकते हैं, तो भी कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं आप कि ग्लोबलाइजेशन के चलते ना जो दुनिया है बिकम अ स्मॉल विलेज, बिकम लाइक अ स्मॉल विलेज। जैसे कहिए कि तो मान लीजिए वर्ल्ड में के किसी एक कॉर्नर में जो घटना हो रही है, कोई घटना घट रही है, वो तुरंत उसका न्यूज़ पूरे वर्ल्ड में फैल जा रहा है। कारण क्या है, ग्लोबलाइजेशन। दूसरा कहते हैं पढ़ा होगा एमएनसीज, मल्टी नेशनल कंपनीज, ये भी कह लीजिए पूरे वर्ल्ड से मान लीजिए इनका इन्हीं कंपनी का मतलब कुछ काम इस पार्ट में हो रहा है, उसी का कुछ काम यहाँ हो रहा है। जैसे मान लीजिए सपोज को कार बनाना हो तो कार का कोई पार्ट यहाँ बन रहा है, कोई पार्ट यहाँ बन रहा है, कोई पार्ट यहाँ बन रहा है, सब मिलके यहाँ आ रहा है, कार का बन जा रहा है। तो ये भी हो गया हमारा। अब थर्ड कह लीजिए कंज्यूमर्स को, कंज्यूमर्स को बोल लीजिए मतलब बेनिफिट हुआ है। देखिए मान लीजिए आप कह सकते हैं आप कि ग्लोबल प्रोडक्ट्स, कोई चीज़ कहीं और बनता था, आज हमारे कंट्री में ये हमारा प्रोडक्ट उनके देशों में इजीली मिल रहा है आपका। जैसे आप कह सकते हो कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का जो रोल है बहुत काम कर जाता है। टेक्नोलॉजी के बिना ये सब चीज़ें संभव नहीं था। ठीक है, आप पांचवा आप कह सकते हो कि मतलब भाई जैसे कम क्या कह सकते हो, तो कुछ एमएनसी वगैरह हैं, एमएनसी वगैरह हैं वो लोकल कंपनीज के साथ मिलके मान लीजिए उनके भी ग्रोथ में हेल्प कर रही हैं। तो इस तरीके से आप 5 पॉइंट देखकर अच्छा और चाहे तो हर पॉइंट का
एक एग्जाम्पल है, अपने से एक कहानी बना के आप प्रोवाइड करा सकते हो। इसके बाद हम आते हैं, कह लीजिए हमारा लास्ट टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन सेट का कह लीजिए आप, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि टेक्नोलॉजी, देखिए कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट ने हेल्प की है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को, ठीक है। कह रहा है इस जो स्टूडेंट लिखा हुआ है आपको इसको डील करना है एग्जाम्पल के साथ, कह रहा है। तो बिल्कुल भाई, थोड़ा टेक्नोलॉजी नहीं होता तो शायद इतना दुनिया आज इतनी मतलब आपस में जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, उतना नहीं हो पाती है। तो बात करते हैं, आप पहला कर सकते हो भाई, अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, तो मान लीजिए तुरंत एक्सचेंज हो रहा है आइडियाज़ का। दूसरा कह लीजिए आप ट्रांसपोर्टेशन है, दोनों रिजल्ट है टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ का। आप थर्ड कह लीजिए कि मतलब मान लीजिए ये आप कह सकते हो कि ये पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज जैसा बन गई है। कोई चीज़ कोई एक घटना कहीं और घटती है तो तुरंत उसका न्यूज़ वर्ल्ड में फैल जाता है। इसका कारण क्या है? टेक्नोलॉजी के चलते, ठीक है। इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि मतलब भाई गुड्स का या सर्विसेज का कह लीजिए ट्रांसफ़र एक कंट्री से पूरे वर्ल्ड में तुरंत जा रहा है हमारा, ठीक है ना। कि लॉन्ग कॉस्ट कह लीजिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन भी गुड्स का, सर्विसेज का, मैसेजेस का वक्त वगैरह फास्ट होते जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप मान लीजिए आपका लिटरेचर है, म्यूजिक है, ठीक है, रिक्रिएशन है, हेल्थ है, etc है। ये सभी मतलब बहुत कम टाइम में आज मतलब एक्सेसिबल है, वर्ल्ड के किसी एक कंट्री में लोग रह रहे हैं। और सेकंड पार्ट में सबको मतलब भेजना है, पहुंचाना हो, यूज करना हो, सब इजीली अवेलेबल हो गया है सबका। ये सब कैसे संभव पाया? देखिए ऑप्शन है टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट और कह लीजिए ग्रोथ। इसके बाद अब देखिए आप केस बेस्ड स्टडी देख लीजिए। ये आपका जो यहाँ दिया गया है कि ये आपका प्रिंटेड वर्ड्स ये उठाया गया है, कह लीजिए आपका वो लास्ट हिस्ट्री का प्रिंट कल्चर मीडिया से बुक का सोर्स उठाया गया है। यहाँ देख लीजिए आपका जोग्राफी से लिया गया है, फ्लड से लिया गया है, देखिए का बुक में दिया हुआ है पेजी वाला, उसके ऊपर छाप दिया गया है। एक फोटो दिया गया है बुक में, उसके ऊपर छाप दिया गया है। और यहाँ देख लीजिए गवर्नमेंट ये लास्ट पैराग्राफ दिया गया है बुक का, आई थिंक वन अबाउट फ्रॉम फेडरेशन जो चैप्टर है लास्ट पैराग्राफ पे वो छाप दिया गया है आपका, ठीक है। ये बुक कह दिया गया है ये। और आई थिंक ये पैसेज पढ़ के इजीली आपसे बन जाएगा, तो इसको हम डील नहीं कर रहे हैं, हमने बहुत कुछ डील कर दिया चैप्टर में। तो इस तरीके से आप जो भी बताया गया आपको इन चीज़ों को अपने से पेन डाउन कीजिए पॉइंट्स को और आंसर को। यार अगर मान लीजिए यार ये आपका एग्जाम में आया था तो आप इसको कैसे डील करते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।